नमस्कार। जब देश में बहुत सारी चीजें चल रही हों और खास तौर से जो भी चल रहा है वो कोरोना से संबंधित हो, तो एक तरफ दुनिया की तरफ भी निगाह देख लेनी चाहिए। पवित्र रमजान खत्म होने को है, ईद आने वाली है, बल्कि कुछ जगह तो ईद मनाई जा रही है आज। और ऐसे में अ, विश्व के एक हिस्से में बहुत ही विवादास्पद खबरें मिल रही हैं। हमास और इज़राइल के बीच जो कुछ पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है, वो विश्व को परेशान करने वाला है। और हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीनी गाज़ा पट्टी और इज़राइल को लेकर के जिस तरीके का तनाव रहा है, इतिहास में भी कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। उसका एक अपना इतिहास है, उसका एक अपना बीता वक़्त है। बीच-बीच में लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर कोई एक ऐसी घटना, 2 एक ऐसी घटना हो जाती है जो पूरे विश्व को तनाव में डाल देती है और दुनिया एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड और नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में बँट जाती है। कई बार इससे थोड़े से कुछ लोग उधर, कुछ देश चले जाते हैं, कुछ देश उधर आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन कुछ कहता है, उससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता। अमेरिका इज़राइल के समर्थन में आ जाता है। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी बनती हैं। लेकिन आज ऐसी जो स्थिति बनी है, जो विश्व पटल पर है, वो किस रूप में है और उसको किस तरीके से समझना चाहिए? इसका तनाव पर विश्व क्या असर पड़ेगा? विश्व उसको किस तरीके से आगे देखेगा? क्या कोई युद्ध की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे हैं? ये समझने की ज़रूरत होगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप सिन्हा जी हैं। आप पूर्व राजनयिक हैं और बहुत गहन समझ रखते हैं और ख़ास तौर से जिस क्षेत्र की हम लोग बात करने जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी वक़्त भी बिताया है, चीज़ों को समझा भी है। वक़्त बिताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी समझ आपको है और बहुत अच्छे से समझ है। बहुत-बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय निकाला। हम आमतौर पे जब युद्ध हो जाता है तब ऐसी स्थितियाँ हमको समझ में आती है कि अरे! ये क्या हो गया? लेकिन क्योंकि हमास और इज़राइल का जो संबंध रहा है और जिस तरीके से तना-तनी के संबंध रहे हैं उन दोनों के बीच में, आज की स्थिति को हम कैसे देखना चाहेंगे? क्या दुनिया को इसे समझने के लिए एक बहुत सामान्य भाषा में हम उसको कैसे देखना चाहेंगे? आपको जैसा आपने कहा कि ये एक बहुत ही जटिल समस्या है और बहुत समय से चली आ रही है। इसके अनेकानेक पहलू हैं। बहुत लंबा इतिहास है इस झगड़े का। लेकिन शायद आज की तारीख में इसमें 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। एक तो ये कि ये महामारी के समय ये समस्या उठी है, जबकि सारा विश्व विकसित देश, विकासशील देश, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी देश कोरोना से, कोविड से जूझ रहे हैं, इस महामारी से। वैसे समय में एक नई प्रकार की समस्या खड़ी करना बड़ी अजीब बात लगती है, बड़ी दुखद बात लगती है। दूसरा कि शायद अब ये एक मुस्लिम गैर मुस्लिम समस्या नहीं है, ये समस्या अंदरूनी समस्या हो गई है इज़राइल की भी और फ़िलिस्तीनी जो समुदाय है, उसमें भी एक अंदरूनी समस्या बन गई है। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो खैर आपको जैसे जानते ही हैं कि इस वक्त बहुत उथल-पुथल मचा हुआ है। अमेरिका चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका रूस के बीच में तनाव बढ़ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण है इस वक्त, वो इस परिस्थिति में नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर के इस जटिल समस्या का समाधान करने की कोशिश करे। यदि एकजुट होता भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, तब भी इस जटिल समस्या का समाधान करने में उसे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन आज की तारीख में जब रूस, चीन और अमेरिका एक दूसरे के साथ बातचीत करने की परिस्थिति में नहीं है या करते भी हैं तो बहुत मतभेद हो जाते हैं, वैसी परिस्थिति में ये उम्मीद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार की सहायता कर पाएगा इस समस्या का समाधान करने में, इसकी उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। और यही सारी समस्याएं मिलकर के इस
जो वर्तमान जो जो वहाँ पे हिंसा भड़की है, उसे देखकर बहुत ही चिंता होती है और डर लगता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी शायद कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक पूरे एक युद्ध का आयाम ले ले ये। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में दोनों जो है इजराइल और पैलेस्टीन अथॉरिटी दोनों में अंदरूनी समस्याएं चल रही हैं। इजराइल में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नेतन्याहू जो 15 वर्ष से वहां के प्रधानमंत्री रहे हैं, 15 वर्ष रह चुके हैं प्रधानमंत्री, उन्हें 28 दिन का समय दिया गया, 4 सप्ताह का समय दिया गया कि वो अपनी सरकार बना सके। वो बहुमत नहीं जुटा पाए और अब राष्ट्रपति जो है इजराइल के, उनके सामने ये समस्या आ रही है कि क्या वो नेतन्याहू को और समय दें सरकार बनाने के लिए, या जो विपक्ष के नेता हैं याइर लपीद, उन्हें आमंत्रित करें कि वो सरकार बनाने की कोशिश करें। लपीद के पास भी बहुमत नहीं है, तो ये जोड़ घटाव हो सकता है और बात चल रही है कि शायद एक नेशनल गवर्नमेंट बने वहां पे। एक जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट से कोई खास उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अंतर्विरोध हो, पार्टियों में मतभेद हो, तो कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। तो एक और तो इजराइल की समस्या ये हुई, दूसरी ओर जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है वहां पे भी चुनाव होने थे, महमूद अब्बास को चुनाव करवाने थे, लेकिन जब चुनाव की बात आई तब महमूद अब्बास को लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे और हमास जीत जाएगा, तो उन्होंने चुनाव स्थगित कर दिए। तो उनकी परिस्थिति बहुत कमजोर हो गई है कि उनकी जो अथॉरिटी है प्रधानमंत्री रहने की, वो बहुत कमजोर हो गई है। तो दोनों ओर जो सरकारें हैं वो इस वक्त इस परिस्थिति में नहीं है कि वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। तो वो इतनी कठिन समस्या का समाधान कहां से ढूंढेंगे? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है बात करने का, तो समस्या क्या समाधान करेंगे? तो क्या आपको लगता है कि वहां जो इस समय स्थितियां हैं वो अंदरूनी गुट अपने आप को हावी करने के लिए इस तरीके की चीजें उठा रहे हैं? खास तौर से फिलिस्तीनी में तो ये लगता ही साफ है कि वहां वो जो संकट है उन दोनों ग्रुपों का, तो वो ऐसा दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो बहुत अब तक मजबूती में रहा है, देश के तौर पे बहुत मजबूत रहा है, राजनीतिक रूप से उतना नहीं अभी हो सकता, अभी की स्थितियां बिल्कुल भिन्न है, तो उनके साथ तो इतनी बड़ी समस्या शायद नहीं लगती है। क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में भी अगर आप देखेंगे जो पहले अक्सर फलस्तीन के साथ हो जाते थे, वो सीरिया अलग युद्ध में झोंका हुआ है, पूरा अपने आप को झोंक रखा है, बाकी और देश भी छोटे मोटे तरीके से सूडान से लेके बाकी भी उसी स्थिति में है। तो ये परिणति क्यों हुई? क्योंकि अगर जब आपस में ही क्या एक दूसरे शोडाउन करने की स्थिति है, क्या है, और फिर कैसे निपटेंगे इस तरीके से? हाँ, दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि वो इस प्रकार का तनाव चाहते हैं ताकि उनमें जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनकी ताकत बढ़ सके। इजरायली समर्थकों का कहना है कि हमास प्रयास कर रहा है कि महमूद अब्बास की ताकत कम करने के लिए, उसका पोजीशन और कमजोर करने के लिए हमास चाहता है कि तनाव बढ़े और वो अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहता है फिलिस्तीनियों के बीच में, इजराइल पर हमला करके, ताकि वो दिखा सके कि वही एक ऐसा संगठन है जो फिलिस्तीनियों के हितों की रक्षा कर सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है। दूसरी ओर नेतन्याहू भी चाहते हैं कि इस प्रकार का तनाव हो ताकि उनकी परिस्थिति मजबूत हो सके, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में स्थापित किया है कि वही इजराइल की सुरक्षा कर सकते हैं। तो यदि हमास का खतरा बढ़ता है तेल अवीव पर और अन्य शहरों पर और इजराइल के जो नागरिक हैं उनके ऊपर, तो वो नेतन्याहू की ओर झुकेंगे, क्योंकि उनको ये उम्मीद रही कि नेतन्याहू उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो दोनों ओर से ये प्रयास हो रहा है जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनमें, कि वो अपनी परिस्थिति को मजबूत कर सकें तनाव को बढ़ाकर। तो तनाव कम करने का जो प्रयास है ना तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नजर आ रहा है ज्यादा, और न ही उस क्षेत्र में अभी इस वक्त नजर आ रहा है। आपने ठीक कहा कि इजराइल की जो परिस्थिति है अरब समुदाय में वो खासी मजबूत हो गई है पिछले कुछ वर्षों में। आपने देखा होगा कि पहले तो केवल 2 अरब देश थे, इजिप्ट और जॉर्डन,
जो इजराइल को मान्यता देते थे। अब 4 अन्य देश ने समझौता कर लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से इजराइल की परिस्थिति इस वक्त अच्छी ही है कहा जाएगा। और लेकिन एक जो और नया फैक्टर इसमें आता है वो है कि अमेरिका जो सबसे बड़ा समर्थक है इजराइल का, और बल्कि इजराइल के जो शक्ति का, जो सुरक्षा का जो गारंटर है वो अमेरिका है। अमेरिका में चुनाव हुए और एक नया राष्ट्रपति वहां पे आ गए हैं, तो उनके लिए भी एक प्रकार की एक चुनौती है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि हमास ने कहा हो कि अमेरिका की को टेस्ट करने के लिए, राष्ट्रपति बाइडेन को टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि वो क्या कौन सा रुख लेते हैं, हमास ने इस वक्त ये टेंशन क्रिएट किया है। हो सकता है कि नेतन्याहू ने किया हो इसके लिए, ताकि अमेरिका को ये बाध्य होना पड़े कि वो एक पक्ष ले सके, क्योंकि बाइडेन आमतौर पे एक मॉडरेट माने जाते हैं ट्रंप के मुकाबले में। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बल्कि कैपिटल मूव कर दिया था, अपनी एम्बेसी मूव कर दी थी लेकर टेल अवीव से जेरूसलम में। तो उस लिहाज से बाइडेन एक अधिक मॉडरेट राष्ट्रपति माने जाएंगे। लेकिन ये जब तनाव हुआ है तब बाइडेन को ये कहने के लिए बाध्य हुए हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। तो उन्होंने एक स्टैंड तो ले लिया, जो कि उनको एक फॉर्म देश के नेता के तौर पर, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि देश के नेता के तौर पर, क्योंकि बाइडेन और ट्रंप का अंदरूनी झगड़ा नहीं है, तो वो देश के नेता के तौर पर उन्होंने, क्योंकि देश आमतौर पे अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ रहा है, तो वो उन्होंने साफ कर दिया है उसको। तो ऐसी परिस्थिति में वाजिब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी एक मत नहीं हो पा रहा है, और वहां के जो लोकल जो एक्टर्स हैं वहां के, वो भी किसी परिस्थिति में नहीं है। तो सुरक्षा परिषद की 2 मीटिंगें तो हो चुकी हैं, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब बातचीत हो रही है कि शायद तीसरी मीटिंग हो, उसमें भी कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद बहुत कम लगती है। नहीं, लेकिन सुरक्षा परिषद ने तो अमेरिका का वो प्रस्ताव भी रद्द कर दिया था बीते मीटिंगों में, जिसमें उसको आतंकी देश और वगैरह फलस्तीन को लेकर के करने की बात की गई थी। तो ये लगभग एक तरीके से, जो मैंने कहा ना कि देश के तौर पर प्रेजेंट जब करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से वो इजराइल के ज्यादा पक्ष में रहने की गुंजाइश रहेगी, ना कि इधर पर। तो ऐसी स्थिति में फलस्तीनियों के पास क्या रास्ते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या निखर के सामने आता है कि क्या पिक्चर होगी अगले कुछ दिनों में, क्या तस्वीर होगी जो पूरा विश्व देखेगा? देखिए, हमास के पास इतनी ताकत है कि वो उपद्रव मचा सके, नागरिक स्तर पर हिंसा कर सके और कुछ मिसाइल दाग सके टेल अवीव या इजराइल के अन्य नागरिक क्षेत्रों पे। लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि इजराइल को किसी प्रकार का भारी नुकसान पहुंचा सके। अभी इजराइल ने टेल अवीव के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा है ताकि कोई मिसाइल अंदर नहीं आ सके। उसके बावजूद करीब सुना है कि 1500 मिसाइल दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, और उसमें से कुछ मिसाइल इस कवच को भेदते हुए इजराइल के टेल अवीव में घुसे हैं और कुछ नागरिक मारे गए हैं। तो इतना भर नुकसान तो कर सकता है हमास, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और कुछ ही दिनों में उसके पास जो भी हथियार हैं, जो भी मिसाइल हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, और उसे इस बात को स्वीकार करना होगा कि इजराइल के पास मारक क्षमता बहुत ज्यादा है और इजराइल ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ईस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप पर, जहां से कि मिसाइल दागे जा रहे हैं तेल अवीव पर। तो कुछ दिनों तक हमास के पास लड़ने की ताकत है, मिसाइल भेजने की ताकत है, उसके बाद उसकी असली क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार के जो तनाव है और जो हिंसा है वो कुछ दिनों चलेगी, और उसके बाद इजराइल किसी प्रकार हिंसा करके अपनी सेना की ताकत से शांति स्थापित कर देगा। युद्ध की परिस्थिति तभी होती है जब कोई अन्य देश इजराइल पर आक्रमण करे। उस परिस्थिति में आज इजराइल का कोई भी अरब जो पड़ोसी है वो उस परिस्थिति में नहीं है। जॉर्डन और इजिप्ट तो संधि कर चुके हैं इजराइल के साथ, बचा सीरिया है। सीरिया के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई कर सके। तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हाँ, हिंसा बढ़ती जाएगी और उससे जो एक्सट्रीमिज्म जो है दोनों देशों में वो बढ़ेगा।
इसराइल में भी बढ़ेगा और अरब फिलिस्तीनियों में भी बढ़ेगा, जिससे कि आगे चल करके किसी प्रकार के शांति समझौते की संभावना और कम होती जाएगी और दोनों जगह जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनकी ताकत और बढ़ेगी। इसका क्या असर होगा खास तौर से अपने अपने देशों में, जैसे कि आपने कहा कि नेतन्याहू मतलब की ताकत और मजबूत हो सकती है, जिसकी संभावना ज्यादा है। उसी तरीके से फलस्तीन में हमास की संगठन की ताकत और मजबूत हो सकती है। लेकिन इस पूरे क्रम में इन दोनों देशों को क्या नुकसान फायदा होने जा रहा है? पैलेस्टीनियंस जहां तक फिलिस्तीनियों का सवाल है, वो तो जिस परिस्थिति में है उसी में रहेंगे, क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत ही कमजोर है। एक तरफ वेस्ट बैंक है, एक तरफ गाजा स्ट्रिप है, जहां पर कि वो लगभग एक कैद खाने की परिस्थिति में रहते हैं। इसराइल में नेतन्याहू अभी तक एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं। हो सकता है कि और कुछ फैक्शन इस प्रकार के और आगे बढ़ निकलकर उभर कर सामने आए, लेकिन इसराइल ने जो एक पोजीशन ले लिया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन वो मानने को तैयार नहीं है, जो कि जो सॉल्यूशन की यूएन के रेजोल्यूशंस में भी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जिस प्रकार का सॉल्यूशन चाहता है, जिस प्रकार सॉल्यूशन भारत भी चाहता है कि इस प्रकार समाधान होना चाहिए, जिससे कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, एक पैलेस्टीनियन स्टेट बने। उसमें अनेक समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन आगे चलकर वही एक दूरगामी समाधान हो सकता है यदि दोनों पक्ष जो हैं इस पर सहमत हों और जो बाकी अरब देश हैं जिन्होंने अब काफी हद तक इसराइल का अधिकार स्वीकार कर लिया है कि वो एक राष्ट्र के रूप में रह सकता है, तो यही अरब देश हैं जो धीरे धीरे इस ओर बढ़ सकते हैं कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो आए, जो कि इसराइल के भी हित में होगा, क्योंकि इसराइल अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश मानता है। लेकिन लोकतांत्रिक देश तभी तक वो रह सकता है जब तक वो एक 2 स्टेट सॉल्यूशन स्वीकार करता है, क्योंकि यदि वो जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जहां पर कि अरबों की या फिलिस्तीनियों की बहुतायत है, वहां पर उसकी आबादी, इसराइल की आबादी बहुत कम है, तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। यदि 1 मैन 1 वोट करेगा, वहां पर 1 पर्सन 1 वोट रखेगा, तो अरब्स की मेजॉरिटी हो जाएगी, वहां फिलिस्तीनियों की मेजॉरिटी हो जाएगी। तो इसराइल के भी हित में है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की ओर वो बढ़े, लेकिन उसमें दोनों पक्षों में जब जो मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, जब वो सामने आके बैठेंगे, तब इस समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जब बैठेंगे, हमास के लोग या इसराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो जब बैठेंगे, तो किसी प्रकार का समाधान निकलने की उम्मीद नहीं है। अब बात भारत की जाए, एक जमाना था, मैं जमाना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जब फलस्तीन के लिए भारत बहुत दिल खोल करके सामने खड़ा होता था, और आज का जमाना है, कई दशकों बाद ऐसा हुआ है कि जब इजराइल के साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, खासतौर से जो सैन्य समझौतों को लेकर के और बाकी तकनीकी को लेकर के जिस तरह के संबंध हैं, और पूरे विश्व में बड़ी ताकतों के साथ इजराइल के जुड़ने की वजह से हमारे जैसे संबंध हैं, तो भारत किस तरफ क्या देखेगा, कैसे रुख लेगा? क्या वो फलस्तीन के साथ जाने में उसकी कोई, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रुचि होगी, आधिकारिक रूप से समझौते की बात भले की जाए। इजराइल के साथ रहेगा तो जो बहुत मुश्किल से संबंध डेवलप हुए हैं, बहुत लंबा समय लगा है इसके साथ रहने में, तो जो दोस्ती का रूप है वो सार्वजनिक स्तर पर क्या इस मौके पर होगा? ऐसा एक तो मौका कब आएगा दिखाने का, और दूसरा ये कि क्या भारत का कितना स्टेक पर है लगा हुआ उस पर? भारत की नीति मैं कहूंगा कि इस वक्त बहुत ही संतुलित नीति है। पहले की जो नीति थी 1992 के पहले, मैं कहूंगा कि वो एक अनबैलेंस्ड नीति थी, क्योंकि भारत इसराइल को रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन भारत का इसराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं थे, केवल बॉम्बे में एक कॉन्सुलेट था, ट्रेड मिशन था बल्कि वो। तो जब से भारत ने इसराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं और पैलेस्टीन अथॉरिटी को भी भारत रिकॉग्नाइज करता है और उसे एक राज्य का दर्जा देता है, तो इस प्रकार भारत की जो नीति है वो दोनों पक्षों के साथ अब संतुलित नीति है। भारत
ये मानता है कि इजराइल को रहने का अधिकार है, राइट टू एग्जिस्ट है इजराइल के पास, और फिलिस्तीनियों को अपना राज्य स्थापित करने का भी अधिकार है। अब उसमें भारत सहायता करता है फिलिस्तीनियों की भी, और इजराइल के साथ भी उसके संबंध अच्छे हैं। भारत ने जब ये नीति, बैलेंस नीति अपनाई, वो तब अपनाई जब इजिप्ट ने कई वर्षों तक रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल को। इजराइल ने, इजिप्ट ने तो 1974 में ही संधि कर ली थी, और भारत ने 1992 में इस प्रकार का संबंध अपने मजबूत किए इजराइल के साथ। तो भारत ने अपनी नीति संतुलित रखी है, और अब उसके संबंध दोनों पक्षों के साथ अच्छे हैं, मजबूत हैं। और शायद अगर भारत जैसा पहले करता था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे, तो भारत एक ऐसा देश की परिस्थिति में हो सकता है जबकि दोनों पक्षों के साथ बैठ करके उनमें बातचीत करवा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष को भारत का कॉन्फिडेंस है और भारत का भी दोनों पक्षों पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें तो कोई भी देश, चाहे कितना भी मजबूत, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दोनों पक्षों को साथ बिठाकर बातचीत करने की परिस्थिति में नहीं है। रूस ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीनियों को साथ बैठना चाहिए और साथ बातचीत करनी चाहिए, लेकिन रूस भी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो दबाव डाल सके दोनों पक्षों पे कि वो बैठें। तो शायद अभी माहौल इतना गर्म है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन भारत को अपने स्तर पर अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, दोनों पक्षों के साथ में संबंध मजबूत रखने चाहिए, ताकि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि दोनों पक्ष मिलकर बातचीत करने को तैयार हों, तो उस वक्त यदि भारत की मध्यस्थता की उनकी आवश्यकता होगी, तो भारत उसमें अपना एक योगदान दे सकता है। आपका इसका मतलब मानना ये है कि फलस्तीन और इजराइल के बीच जो फिलहाल की समस्या है वो उनकी अंदरूनी ध्यान बचाने की ज्यादा बड़ी समस्या नजर आ रही है, बनस्पत इसके कि इसके विश्व स्तर पे कोई खास असर हो। क्या ऐसा हम माने? क्योंकि ये भी देख रहे हैं कि जाने काफी गई हैं, 100 के आसपास लोग इसमें मरे हैं, घायल बहुत सारे और हुए हैं। इसको क्या ये इस तरीके से देखा जा सकता है कि इससे ये अंदरूनी तौर पर समस्या का या अंदरूनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए ऐसा हो रहा है? एक और तो ये बात जरूर है कि दोनों पक्ष चूंकि आपस में उनमें अंदरूनी स्ट्रगल चल रहा है पावर का, इजराइल में भी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी में भी, तो दोनों पक्षों के जो भागीदार हैं इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि तनाव बढ़े ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके, ये बात जरूर है। लेकिन जहां तक उसका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का सवाल उठता है, फॉल आउट का सवाल उठता है, उसमें मैं कहूंगा कि ये एक स्थानीय समस्या ही कहना इसे ठीक होगा, क्योंकि जैसे मिडिल ईस्ट जो है इस वक्त, उसमें 3 अन्य क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है। बगल में सीरिया में एक सिविल वॉर चल रहा है, उधर यमन में, उधर लीबिया में। तो ये पूरा क्षेत्र जो है इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, और उसमें इजराइल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो कोशिश करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यहाँ पर शांति स्थापित हो सके, क्योंकि किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की हिंसा हानिकारक होती है। लेकिन शायद ये कहना कि इससे कोई विश्व स्तर पर कोई कॉन्फ्रंटेशन की समस्या उठ खड़ी होगी, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होने की संभावना इस वक्त है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस जटिल समस्या को बहुत आसान शब्दों में हम सबको के सामने रखा। आपका बहुत आभार। नवोदय टाइम्स पंजाब के से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।